और स्कॉट जिस हेडक्वार्टर में बैठता है वो कहाँ है? इमरान ने पूछा। मुझे चीफ ने हुक्म दिया था कि मैं आपके यहाँ आने से पहले ब्लैक एस्टोन के हेडक्वार्टर को तलाश कराऊं और मैंने हुक्म की तामील की है, डैंडी ने कहा। क्या तफसील है? इमरान ने कहा। प्रिंस, ब्लैक एस्टोन के यहाँ 2 हेडक्वार्टर्स हैं। एक वो जो सबके सामने है, एडन कॉलोनी की कोठी नंबर 310, लेकिन असल हेडक्वार्टर और है। उस हेडक्वार्टर में ब्लैक एस्टोन का सुपर चीफ बैठता है और ये सुपर चीफ ही असल में ब्लैक एस्टोन को चलाता है। सबके सामने स्कॉट होता है, लेकिन वो सिर्फ चीफ है। उसे हिदायत सुपर चीफ देता है जिसका नाम पॉल हंटर है, लेकिन सब उसे लॉर्ड हंटर कहते हैं। वो लुसानिया और उससे मुलाहिका ममालिक में दुनिया भर के तमाम जराइम का सरपरस्त है। उससे मुल्कों के सदर, प्राइम मिनिस्टर्स और आला तरीन हुकाम सब डरते हैं। वैसे वो इंतहाई सफाक फितरत आदमी है। कोई उसे एक नज़र गौर से देख ले तो उसकी शामत आ जाती है। वो जब भी पब्लिक में आता है तो उसके साथ 10 लड़ाका और निशानाबाज अफराद होते हैं और लॉर्ड हंटर का इशारा देखकर वो अच्छे भले आदमी को वहीं गोलियां मार देते हैं। डैंडी जब बोलने पर आया तो फिर इस तरह जज्बाती हुआ कि उसकी आवाज में जज्बातियत नुमाया तौर पर महसूस हो रही थी। तुम बेहद जज्बाती हो रहे हो। क्या तुम्हारे साथ उसकी तरफ से कोई ट्रेजेडी है? इमरान ने कहा। जी हाँ, उसने मेरे वालिद, मेरी बीवी और मेरे 10 साला बेटे को खुलेआम गोलियां मारकर हलाक करा दिया। वजह सिर्फ ये कि जब वो आ रहा था तो उन्होंने उसके सामने चलने की जुर्रात कैसे की? डैंडी ने जवाब दिया। तुमने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की? इमरान ने पूछा। मैं बहुत रोया पीटा, लेकिन सबने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। बल्कि मुझे धमकियां मिलना शुरू हो गई कि अगर मैंने शोर मचाया तो वो लोग मेरा पूरा घर बमों से उड़ा देंगे और वो बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैं खामोश हो गया। डैंडी ने जवाब देते हुए कहा। ये लॉर्ड हंटर आमतौर पर किस क्लब में उठता बैठता है और उसकी रिहाइश का और कोई ऑफिस है तो वो कहाँ है? इमरान ने पूछा। रिहाइश का और ऑफिस सब कुछ उसी हेडक्वार्टर में है जो ब्राउन कॉलोनी के आखिर में एक अलहदा महलनुमा कोठी है। उसकी एक निशानी ये भी है कि उस पर एक झंडा लगा हुआ है जो किसी जमाने में बहरी कज़ाक इस्तेमाल करते थे। और जहाँ तक क्लब का ताल्लुक है तो लॉर्ड हंटर डॉर्थी क्लब में ज्यादा आता जाता है। शायद उसे यहाँ का माहौल पसंद है, डैंडी ने जवाब दिया। उस क्लब में लॉर्ड हंटर कहाँ बैठता है? इमरान ने पूछा। एक साइड पर एक खुसूसी पोर्शन बनाया गया है, उसे लॉर्ड पोर्शन कहा जाता है। उसका एक रास्ता बाहर से भी है और एक अंदर से। लॉर्ड हंटर के आदमी उसके साथ ही लॉर्ड पोर्शन में जाते हैं और वहीं उस वक्त तक रहते हैं। लॉर्ड हंटर ने जिससे मुलाकात करना होती है उन्हें कॉल कर लिया जाता है और फिर लॉर्ड हंटर उनसे जराइम और मुजरिमाना सरगर्मियों के जरिए हासिल की गई रकम में से निस्फ हिस्सा ले लेता है। हर आदमी के आने के बाद लॉर्ड हंटर फोन पर अपने आदमियों से उस आदमी के बारे में रिपोर्ट लेता है। अगर किसी पर शक पड़ जाए तो उसे वहीं उसी वक्त गोलियों से उड़ा दिया जाता है। लॉर्ड हंटर के बारे में कहा गया है कि वो मार्शल आर्ट का भी माहिर है और जबरदस्त निशानेबाज भी, डैंडी ने जवाब देते हुए कहा। डॉर्थी उससे मुलाकात नहीं करती? इमरान ने पूछा। लॉर्ड हंटर उसे कॉल करे तो वो चली जाती है, वरना नहीं, डैंडी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, इन मालूमात का बेहद शुक्रिया। मैं चीफ को जो रिपोर्ट दूंगा उसमें तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा, इमरान ने कहा। आपका शुक्रिया प्रिंस, डैंडी ने मसरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि रिपोर्ट में तारीफ लिखी जाए तो चीफ इस कदर इनाम दे देता है कि इंसान की सोच से भी बाहर होता है। ओके, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। हमारा इन लोगों से लड़ने का क्या फायदा? ये यहाँ के जराइम पेशा लोग हैं और यही जुराइम करते हैं। इनसे खौमा का टकराने का क्या फायदा? क्या उससे यहाँ के जुराइम खत्म हो जाएंगे? सफदर ने कहा। हर वो शख्स जो ब्लैक एस्टोन से किसी भी अंदाज में मुलविस है, खुसूसी तौर पर उसके बड़े, उनका खात्मा हमारा मिशन है, ताकि आइंदा ब्लैक एस्टोन किसी पाकिस्तानी सफीर पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। और लॉर्ड हंटर जैसे आदमी तो इस कुर्रे अर्ज के नासूर हैं। उनके हाथ न जाने कितने बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उनकी एक एक बोटी भी कर दी जाए तब भी कम है। इमरान ने भी जज्बाती अंदाज में बात करते हुए कहा। आई एम सॉरी इमरान साहब, आपके जवाब ने मुझे कायल कर लिया है। मैं गलत सिमत में सोच रहा था। इन लोगों का खात्मा एहसन एकदम है, सफदर ने कहा। गुड, तुम वाकई बड़े दिल के मालिक हो। देखो, सालिया के चेहरे पर भी खुशी के तासुरात हैं। इमरान ने साथ बैठे हुए सफदर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। सालिया ने बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बातें बहुत हो चुकी, अब एक्शन में आ जाओ, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो,
सबसे पहले हमने डॉर्ती का खात्मा करना है ताकि उसका नेटवर्क टूट जाए और हमारा ताकुब ना हो सके। उसके बाद उस लॉर्ड हंटर और उसके हवारियों का खात्मा करना है, फिर दोनों हेडक्वार्टर्स को बमों से उड़ा देना है। इस तरह हमारा ये मिशन यहाँ लोसानिया में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आयरलैंड जाएंगे ताकि वहां से अपने दूसरे मिशन का आगाज करें कि स्वॉर्ड मागा किसने चुराई थी और क्यों वापस कर दी। उसके बाद वापस पाकिस्तान जाएंगे। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, तो अब आप डॉर्ती क्लब जाएंगे, कौन कौन साथ जाएगा? सफदर ने कहा। डैंडी बता रहा था कि वहाँ का माहौल इंतहाई खराब है, वहाँ गुंडे और बदमाश बैठते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि तनवीर और कैप्टन शकील मेरे साथ जाएं और सफदर यहाँ रह जाए ताकि कोई अचानक मामला सामने आए तो सफदर उसे आसानी से हल कर सकता है। इमरान ने कहा, हम साथ जाएंगी, हम यहाँ घर बैठने के लिए नहीं आए और अगर किसी ने कोई गलत हरकत की तो उससे इस तरह निमट लेंगे कि बाकी सब खौफ से ही मर जाएंगे। सालिया ने कहा, सालिया ठीक कह रही है, हम भी साथ जाएंगी। जूलिया ने भी बड़े संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, तुम सब साथ चलो। इमरान ने कहा तो सबके चेहरे खिल उठे। हमें असला वगैरह साथ ले जाना है, सफदर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अरे अरे, इस वक्त तो क्लब में उल्लू बोल रहे होंगे, रात को जाएंगे, अभी आराम कर लो। इमरान ने कहा तो सबने बेख्तियार ऐसे सांस लिए जैसे अपने आप को जबरन मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हों। लोसानिया के दारुल हुकूमत के एक होटल के कमरे में आइसलैंड की 2 एजेंट्स लड़कियां बैठी शराब सिप कर रही थी। अजीब उल्टे चक्कर में फंसा दिया है चीफ ने, एक लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। मार्गरेट, तुम्हें 1000 बार समझाया है कि बॉस के खिलाफ कोई बात ना किया करो। चीफ के ऐसे जराए होते हैं जो उन्हें लम्हा लम्हा की खबर देते हैं और अगर तुम्हारी बातें उन तक पहुंच गई तो तुम्हें चुटकी में मसल दिया जाएगा। दूसरी लड़की ने कहा, तुम्हारा काम ही अब यही रह गया है डेसी कि तुम बॉस से क्या हर एक से डरती रह जाओ। मार्गरेट ने मुंह बनाते हुए कहा। बहरहाल इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठना हमें इसलिए नागवार लग रहा है कि हमारे हरकत में आने का कोई स्कोप नजर नहीं आया और हम मुंजमद होकर रह गए हैं। डेसी ने कहा, तुमने यहाँ 2 रोज में क्या किया है, कुछ मुझे भी तो बताओ। मैं तो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हूँ और तुम सारा दिन गायब रहती हो। मार्गरेट ने कहा, मैं इमरान के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करती रही हूँ। डेसी ने जवाब दिया, वो आयरलैंड जाएगा खजाना तलाश करने, यहाँ क्यों आएगा? मार्गरेट ने कहा, तुम्हें चीफ ने बताया नहीं था कि लोसानिया की तंजीम ब्लैक एस्टोन ने पाकिस्तानी सफारतकार को अगवा करके उस पर बेपनाह तशद्दुद किया ताकि खजाने के बारे में उससे मालूमात हासिल की जाए, लेकिन फिर उसकी लाश वीराने से मिली। इमरान और उसके साथी इसलिए यहाँ आएंगे कि वो पहले अपने सिफारतकार का इंतकाम लेंगे, फिर आयरलैंड जाएंगे। डेसी ने कहा, वो साथ साथ शराब भी सिप कर रही थी, लेकिन हम उन्हें शिनाख्त कैसे करेंगी? मार्गरेट ने कहा, ग्रुप के लिहाज से, क्योंकि वो यकीनन मेकअप में होंगे। ग्रुप में 4 मर्द और 2 औरतें हैं और कहा जाता है कि इमरान ज्यादा देर तक संजीदा नहीं रह सकता, ये भी उसकी पहचान है। डेसी ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे सामने रखे हुए फोन की घंटी बज उठी तो डेसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, डेसी बोल रही हूँ। डेसी ने कहा, फिलिप बोल रहा हूँ मैडम, मुझे पाकिस्तानियों के बारे में तफसीली मालूमात मिल गई हैं, लेकिन उन्हें फ़ोन पर नहीं बताया जा सकता। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके होटल के कमरे में आ जाऊँ। दूसरी तरफ से एक मुअत्तबना आवाज़ सुनाई दी। आ जाओ, डेसी ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। यह हमें अहमक बनाने की कोशिश कर रहा है डेसी, तुमने खौमखा $1,00,000 का वादा कर लिया। मार्गरेट ने कहा, अगर इसने झूठ बोला तो उसका खमियाजा भी खुद ही भुगतेगा। डेसी ने जवाब देते हुए कहा, मेरा मतलब है कि उनकी बातों को कंफर्म जरूर कराना। मार्गरेट ने कहा, ठीक है, तुमने अच्छा मशवरा दिया है। डेसी ने कहा तो मार्गरेट के चेहरे पर मसरत के तासुरात उभर आए। यह आदमी, क्या नाम है इसका? फिलिप। ये कौन है और तुमने कब इससे बात की? मार्गरेट ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, एक दोस्त ने यहाँ के लिए इस फिलिप की टिप दी थी और उसने हर तरह की यकीन दहानी कराई थी कि फिलिप ना सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को जानता है बल्कि वो उन्हें मेकअप में भी पहचान लेगा, जिस पर मैंने उसे टास्क दिया था कि वो अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करते तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। और तुमने देखा कि चंद घंटों के अंदर ही हमारा काम हो रहा है, डेसी ने कहा और मार्गरेट ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो डेसी उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई और फिर उसने दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आओ फिलिप।
डेसी ने एक तरफ हटते हुए कहा तो नौजवान अंदर दाखिल हुआ और अंदर मौजूद मार्गरेट को सलाम किया। बैठो। डेसी ने दरवाजा बंद करके उसे लॉक करने के बाद वापस आते हुए कहा तो फिलिप एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, अब बताओ क्या हुआ है? डेसी ने कहा, मैडम, जब आपने मुझे टास्क दिया और मैंने भी वादा कर लिया तो मैंने इसके लिए बाकायदा प्लान बनाया, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट किसी भी मेकअप में हो सकते हैं और सिर्फ ग्रुप को चेक किया जाए तो ऐसा होना बैद अज़ कयास नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि यही हमारे मतलूबा लोग हों। उन्हें ट्रेस करने के लिए उस आदमी को ट्रेस किया गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पाकिस्तान के मफादात की निगरानी करता है। मुझे जब ये मालूम हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि उस आदमी जिसका नाम डैंडी है का राब्ता यहाँ उन एजेंटों से है, क्योंकि जब मैं उसकी निगरानी के लिए उसके क्लब गया तो वो सेल फोन पर बड़े पुरअसरार अंदाज में इधर उधर देखते हुए बोल रहा था। मेरे पास ऐसी जदीद तरीन डिवाइस है जो 2 किलोमीटर तक कोई भी गुफ्तगू टेप कर सकती है। मैंने वो डिवाइस जेब से निकाल कर उसकी तरफ उसका रुख करके उसे ऑन कर दिया। वो बातें करता रहा और मैं उसे टेप करता रहा। फिर उसने गुफ्तगू खत्म की और अपना सेलफोन जेब में डालकर वो वापसी के लिए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने क्लब में खुसूसी तौर पर बने हुए स्पेशल रूम्स में से एक कमरा बुक कराया और वेटर मुझे उस कमरे में छोड़ आया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद करके उसे कीमोफ्लेज किया और फिर डिवाइस ऑन करके गुफ्तगू को सुना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। हम हैरत अंगेज तौर पर कामयाब हो गए थे। फिलिप ने कहा, क्या गुफ्तगू है, सुनवाओ। डेसी ने कहा तो फिलिप ने जेब से एक रिमोट कंट्रोल साइज की एक डिवाइस निकाली और उसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही डिवाइस से आवाज़ निकली सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। कोई मर्द बोल रहा था जिसे प्रिंस कहा जा रहा था। फिर दूसरी आवाज़ सुनाई दी, ये डैंडी था। उसके बाद उनके दरमियान काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। जब ये गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो फिलिप ने डिवाइस ऑफ करके उसे वापस अपनी जेब में डाल लिया। कैसी रही मैडम मेरी कोशिश? फिलिप ने कहा, वंडरफुल, अब तुम जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारा इनाम भिजवा दिया जाएगा। डेसी ने कहा तो फिलिप उठ खड़ा हुआ। उसने दोनों को सलाम किया और बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस बार मार्गरेट ने उठकर दरवाज़ा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। हाँ, अब बताओ कि तुमने इस गुफ्तगू से क्या नतीजा निकाला है? मार्गरेट ने कहा, हमें अब इंतज़ार करना पड़ेगा और ये इंतज़ार बहुत तवील भी हो सकता है। डेसी ने कहा, क्या मतलब हुआ तुम्हारी बात का? मार्गरेट ने कहा, हमारा मिशन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा नहीं है। हमारा मिशन है खजाने को ट्रेस करना और बकौल बॉस ये काम सिर्फ इमरान ही कर सकता है। इसलिए अगर इमरान का खात्मा हो गया तो एक लिहाज से हमारा मिशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे मिशन का तमाम तर इन्हिसार ही उस इमरान पर है जो खजाना तलाश कर सकता है। डेसी ने कहा, तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन क्या हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मार्गरेट ने कहा, तुमने गुफ्तगू सुनी है कि डॉर्थी क्लब की डॉर्थी मालूमात के हुसूल के लिए और ताकुब या निगरानी करने का वसी नेटवर्क चला रही है। उसके जिम्मे इमरान और उसके साथियों की तलाश है। इसके साथ ही इमरान लॉर्ड हंटर के बारे में इंक्वायरी कर रहा है, जो ब्लैक एस्टोन का असल सरबराह है। इमरान यहाँ आया ही इसीलिए है कि पाकिस्तानी सिफारतकार को अगवा करने और बेईमाना तशद्दुद करके उसकी लाश वीराने में फेंकने वालों को ट्रेस करके उनसे इंतकाम ले सके। ये काम ब्लैक एस्टोन के सुपर सेक्शन के सुपर एजेंटों ने किया है और ये इत्तला भी जंगल की आग की तरह लोसानिया में फैल चुकी है कि ब्लैक एस्टोन के सुपर सेक्शन की इंचार्ज डेमी और उसका नायब ऑस्कर दोनों हलाक कर दिए गए हैं। और अब इमरान जिस अंदाज में फ़ोन पर बात कर रहा था, इससे मुझे मालूम हुआ है कि उसका मिशन सिर्फ दोनों सुपर एजेंटों को हलाक करने तक महदूद नहीं रहेगा। वो ब्लैक एस्टोन का हेडक्वार्टर और उसके बड़ों को हलाक करने की कोशिश में भी है। और अब देखना कि किस तरह डॉर्थी और लॉर्ड हंटर मारा जाता है। डेसी ने कहा, काश मैं ये नज़ारा देख सकती। मार्गरेट ने कहा, हम डॉर्थी क्लब पहुंच जाती हैं। ये इमरान वगैरह वहां आएंगे तो उनकी कार्रवाई सामने आ ही जाएगी और फिर मैं और तुम मिलकर उनकी मदद करेंगे। इससे इमरान और उसके साथियों के साथ हमारी दोस्ती हो जाएगी और फिर हमारा मिशन आसानी से तकमील पजीर हो सकता है। डेसी ने कहा, ठीक है चलो, लेकिन वहाँ का माहौल तो तुमने पूछा नहीं फिलिप से। मार्गरेट ने कहा, पूछने की क्या ज़रूरत है, अगर कोई मसला हुआ तो निमट लेंगे। डेसी ने कहा और इसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई तो मार्गरेट भी खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है मेकअप ना कर ले, क्योंकि अगर वहाँ झगड़ा हो गया तो ये बदमाश और गुंडे लोग दिल में दुश्मनी रख लेते हैं और किसी भी लम्हे
वो छुपकर हम पर वार कर सकते हैं। डेसी ने कहा, तजवीज़ अच्छी है, लेकिन हमने तो उनके साथ दोस्ती करनी है। हम ये मेकअप कब तक कायम रख सकेंगी? ये बदमाश और गुंडे हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? उल्टा अपनी हड्डियां तोड़वा बैठेंगे। मार्गरेट ने बड़ा दावा करने के अंदाज में कहा, ओके ठीक है, लेकिन ये सुन लो कि हमने वैसे ही नहीं लड़ाई में कूद पड़ना। जहां हम देखेंगी कि पाकिस्तानी दब रहे हैं, वहां उठकर उनकी मदद करना शुरू कर देंगी। डेसी ने जवाब देते हुए कहा और मार्गरेट ने इस बात में सर हिला दिया। डेसी जानती थी कि मार्गरेट मार्शल आर्ट में बहुत माहिर है, इसलिए वो लड़ाई भिड़ाई के मौके तलाश करती रहती है और यहाँ एक मौका सामने आ गया था, इसलिए वो खासी पुरजोश दिखाई दे रही थी। इमरान अपने साथियों समेत 2 कारों के जरिए डॉर्ती क्लब पहुंचा था। ये दोनों कारें उसने रिहाइशगाह पर मंगवाई थी, क्योंकि इमरान और साथियों की तादाद 6 थी और दोनों खवातीन। मर्दों के दरमियान फंसकर बैठना तो एक तरफ वो इस अंदाज में सोच भी ना सकती थी, इसलिए इमरान ने 2 कारें मंगवा ली थी। इमरान ने रिहाइशगाह से निकलने से पहले शहर के तफसीली नक्शे को अच्छी तरह देख लिया था और रिहाइशगाह से डॉर्ती क्लब तक पहुंचने के लिए रास्ते का भी उसने तयन कर लिया था। यही वजह थी कि वो रास्ते में किसी से पूछे बगैर डॉर्ती क्लब की 3 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गए। इमरान कार कंपाउंड गेट से मोड़कर एक तरफ मौजूद वसी व अरीस पार्किंग की तरफ ले गया और उसने वहां एक खाली जगह पर कार रोक दी।